थल्ले ना सुट दे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप बताएं आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक नहीं हूँ। उसकी रीज़न मैं अभी आपको साथ साथ आगे बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने मेरा जो पिछला व्लॉग देखा वो पार्ट 1 था, लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया। लेकिन आपको पता है घर में जब कोई काम शुरू होता है तो वो काम, और वो भी घर का काम हो, 2 दिन तो मस्ट लेता है। इसलिए वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। तो फिलहाल वो जो काम चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, वो हो गए ख़त्म। नेक्स्ट डे अब आई धुलाई की बारी। धुलाई में आपको पता है लेडीज़ जब डीप क्लीनिंग की बात करती तो उसमें पर्दे के कवर जाते हैं, सोफ़े के कवर जाते हैं, यहाँ तक कि इस्त्री स्टैंड का कवर भी आता है। तो जहाँ जहाँ पे लेडीज़ को कोई कपड़ा लगा हुआ नज़र आता है ना, जो कि धोने की जिसको ज़रूरत है या चेंज करने की ज़रूरत है, तो बस डीप क्लीनिंग में वो सारे उतारे जाते हैं, उनको धोया जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे सब कुछ ले लिया, जिसमें पर्दे हैं, इस्त्री स्टैंड का कवर है और बेडशीट्स वगैरह, यहाँ तक कि कुशन के कवर, सरानों के कवर्स, हर चीज़ चेंज कर ली है। वैसे तो करते रहते, लेकिन डीप क्लीनिंग का नाम जब की जाती है तो फिर सब कुछ उतार दिया जाता है। तो यहाँ पे जी फ़िलहाल सब कुछ तो उतार के मैंने मामा को लॉन्ड्री साइड पे दे दिया था। तो साथ साथ मामा तो लॉन्ड्री का अपना काम कर रही थी, और साथ साथ बैकग्राउंड पे जो BTS का काम होता है ना, वो बहुत हेक्टिक होता है। यानी कि एक बंदा कपड़े धो रहा है, अपना काम प्रॉपर कर रहा है, और वो एक ही तरफ है और उसका ध्यान भी एक ही तरफ है। लेकिन उसे पता है मैंने कपड़े निकालने हैं, कपड़े डालने हैं। लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड पे काम चल रहा था ना, जैसे कि मैं हूँ या कोई भी घर में फीमेल है या कोई भी पर्सन है, उसका ज़्यादा काम होता है। देखने वाले को लगता है कि नहीं, इसका कोई काम नहीं था, मेरा ही था जो मैंने इतने कपड़े धोए हैं। इस तरीके से अगर मैंने ये चीज़ें उतारी हैं तो उनको दोबारा चढ़ाना भी है, उसके बाद चढ़ा के उनको सारी चीज़ों को सेट भी करना है, उसके साथ साथ जो कपड़े धुल रहे हैं उनको फैलाना भी है। तो ये सारा काम साथ साथ चलता रहता है। मैंने फ़िलहाल बेडशीट चेंज की, फिर मैं बाहर आ गई मामा के साथ। बेडशीट ही चली जा रहा है। जो पर्दे धोए थे वो साथ साथ फैलाए ताकि इन पर कोई सरवट वगैरह ना डले, वरना इतने भरे पर्दे हैं, इनको इस्त्री करना पड़ना था। जैसे ही मामा ने निकाले थे साथ के साथ ही फ़ौरन से फैला दिए थे कि सरवट नहीं पड़ेंगे, और ऐसे जब ड्राई हो जाएंगे उतारेंगे और फिर पर्दे दोबारा से डाल देंगे, और इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भरे पर्दे पीछे डाल दिए, पूरी छत हमारी खाली थी, और जो था नेट वाला पर्दा वो आगे डाल दिया। नेट वाले पर्दे तो 2 मिनटों में ड्राई हो जाते हैं, ज़रा सी हवा लगने की देर होती है। और देखते देखते इन कामों के दौरान असर का वक्त भी हो गया, और देखें माशाल्लाह सारी छत भरी पड़ी, जिसमें जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, हर एक चीज़, सारे के सारे टोटल बिस्तरे जो होते हैं ना, कहते हैं वो सारी चीज़ें। और इसमें साथ फूफो के भी कपड़े थे, यानी कि पिछले दिन फूफो ने कपड़े धोए थे तो वो ड्राई होके वो भी छत पे पड़े हुए थे, सारी टोकरी वगैरह। तो नेक्स्ट डे ना जो हम काम कर रहे थे उनकी भी टोकरी साथ पड़ी थी। तो यहाँ पे जो ड्राई हो गए साथ साथ तय भी करते जाएंगे। काम अपना खुद आसान करेंगे, किसी ने आपका काम नहीं आसान करना। अगर आप वैसे उतार देते कपड़े तो वो है कि जितना खिलाना है उतना ही आप समेटो, उतना आपका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो खैर जी यहाँ पे मैंने ज़मीन पे एक चादर बिछा ली। तो जितने कुशन के कवर्स थे ना, 10 कुशन्स के कवर्स होते, तो मैंने सारे जो ना इस तरह कर लिए थे ताकि इन पे कोई सरवट भी ना पड़े। अगर मैं वैसे तय करके रखती तो बहुत मैसी सा हो जाना था। एक एक तय करके रखो, एक एक तय करके, या फिर ऐसे डायरेक्ट उठा के मैं नीचे ले आती तब भी सारा काम ख़राब हो जाना था। इस तरह मैंने इस तरीके से किया कि मैंने सारों का लगाया पेड़ लगाने के बाद सारे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि जो सारे कवर्स हैं ना वो ये हैं, कोई दाएं बाएं नहीं है। और इस तरह से ये भी मेमोराइज हो जाता है कि हाँ भाई कोई चीज़ दाएं बाएं तो नहीं। आपको पता कवर्स ऐसी चीज़ है, एक भी ज़रा दाएं बाएं वहाँ गुम हुआ आपकी सारी चीज़ वेस्ट हो जाती है। तो खैर जी यहाँ पे साथ के साथ ही बेडशीट, पर्दे वगैरह हर चीज़ तय करके ऑर्गेनाइज करके वेल तरीन तरीके से रेडी करके इसको अब उठा के नीचे ले आएंगे। तो ये रहा आज का मौसम।
तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि मुझे फ़ीवर भी हो गया हुआ था। लेकिन आपको पता है घर के काम ऐसे होते हैं कि आपको फ़ीवर हो चाहे वटेवर कुछ भी हो, आपको साथ साथ अपना एफ़र्ट देना ही पड़ता है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। हाँ, जब होता है ना काम हद से बढ़ गए तो फिर ज़रा प्रोटोकॉल टाइप होता है कि तुम कुछ ना करो, तुम कुछ ना करो, तुम रेस्ट करो और हम करते हैं तुम्हारे हिस्से का काम। खैर इफ्तारी के बाद जो थे, मैंने इफ्तारी तो आपको दिखाई नहीं, क्योंकि मसरूफ़ियत ही ऐसी थी कि मेरे जहन में नहीं रहा कि इफ्तारी भी शूट करनी है, आपके साथ शेयर करनी कि इफ्तारी क्या की। तो जी रात के रात ही पर्दे डाल दी, क्योंकि आपको पता है कमरे में इतनी ब्राइटनेस होती है कि सोने में भी मसला होता है। तो फिर रात को हमने पर्दे वगैरह डाल दिए, तो हाफ़ कम फिर नेक्स्ट डे पे रख लिया था, जो कि हमारा था दूसरी क्लीनिंग। लाइक कपड़े वगैरह धुल गए, हर काम हो गया। पिछला व्लॉग देखा, सोफ़ा साफ़, लाइटें साफ़, पंखा साफ़, ये साफ़ वो साफ़। अब आखिरी काम जो रह गया था ना, वो था सोफ़े की सफाई अच्छी तरीके से। जो लकड़ी वाले सोफ़े थे आम, जो पुराने ज़माने के, जो अभी भी आप लोगों के घर में पड़े होंगे, ज़रूर होंगे, हमारे घर में भी है। और उसके अलावा जो थी दीवारें साफ़ करनी, जो होते ना वो कि इस पेंट को पता नहीं क्या कहते, ऑयल पेंट आई थिंक कहते, पता नहीं क्या कहते। ये पेंट इजीली साफ़ हो जाता, तो हमने आधी आधी दीवारों पर ना पेंट करवाया हुआ है, ताकि अगर हाथ वगैरह लगे भी तो ईज़िली सारा कुछ साफ़ हो सके। तो उसको भी साफ़ कर लेंगे। साथ के साथ यहाँ पे मामा कह रही थी कि मुझे गद्दियाँ दे दो, मैं इनके कवर्स चढ़ा देती हूँ। उधर मेरी सिस्टर ने सोफ़ा साफ़ कर लिया था, और सोफ़ा साफ़ करने के बाद वो पीछे दीवार साफ़ कर रही थी। मैं मामा के साथ हेल्प करवा रही थी, वो कवर्स चढ़ाती जा रही थी, मैं गद्दियों पे, सोफ़े पे गद्दियाँ रखती जा रही थी। तो आप बताएं, आपकी तो यकीनन हो ही गई होंगी, तकरीबन सबकी ही रमज़ान से पहले सारी सफाइयाँ हो ही जाती हैं। लेकिन इस रेस में मैं पीछे रह गई, क्योंकि मेरी कुछ वजूहात थी, कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी जो करने वाली ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मैंने कहा चले, काम तो तब भी करना ही है और अब भी करना ही है, तो मैंने तब के लिए स्किप कर दिया। तो मैंने कहा हाँ चले, जो एफ़र्ट रमज़ान में होगी तब देख लेंगे, कोई बात नहीं, जहाँ पे इतनी एफ़र्ट्स करते तो मज़ीद कर लेंगे। थोड़े हाँ हेक्टिक तो था, थकन भी बहुत हो गई थी, और यहाँ तक कि हल्का फुल्का जो बुखार था मज़ीद थोड़ा बहुत हो गया था। मामा भी साथ थके, सभी थक गए थे। तो इस वजह से लोग रमज़ान से पहले ही प्रेफर करते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, रमज़ान में कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारा काम सारा डन हो चुका है। यहाँ पे मिठू बेचारों को मैंने नहलाया हुआ था कि वो ये आराम सुकून से बैठे, क्योंकि इन्होंने बहुत शोर मचाया था। जब तक नहाए ना ना इनको सुकून नहीं होता था, इनको नहला देता। आप अपनी चिल्लर पार्टी करो, एंजॉय करो, बात लेके, तो हम अपना काम करते हैं। और वो सुकून से बैठ गए थे। और यहाँ पे जी हमारी माशाल्लाह से सारी दीवार डन हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जी सारा काम डन हो चुका है। अब इस सोफ़े के भी जो गद्दियाँ थी ना, इसको भी कवर चढ़ा देंगे। अच्छा, तो ये मैंने, आप अगर पूछना चाहें या ना भी पूछना चाहें, मैं खुद बता दूँगी मैं किस लिए हूँ। अच्छा जी, ये सोफ़े पे जो एक्स्ट्रा गद्दियाँ रखी हैं, इसके क्या रीज़न है? इसका एक तो ये रीज़न है कि जो रेक्सिन है ना, ये अब फट रही है, उसको सेव करने के लिए। दूसरा रीज़न ये है कि जो सोफ़े की गद्दी ना थोड़ी सी नीचे हो गई है, तो ऊंचाई इतनी नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा गद्दियाँ पड़ी थी। तो एक तो ये कोने में पड़ी थी, वेस्टेज टाइप थी। अगर ये यूज़ ना होती तो मामा ने किसी को दे देनी थी। तो इसलिए ये था कि थोड़ी सी सोफ़े पे मज़ीद हाइट भी क्रिएट हो जाएगी और सोफ़े की सेफ्टी भी होगी। लाइक कोई भी बैठेगा तो डायरेक्ट इस गद्दी पे बैठेगा, सोफ़े की गद्दी पे वो नहीं आएगा। इस तरह रेक्सिन भी सेफ़ रहेगी कि उसके ऊपर कपड़ा भी है, गद्दी भी है। तो खैर से जी हमारे घर की डस्टिंग भी हो गई, हर चीज़ बेहतरीन हो गई। अंदर का पर्दा रात को डाले थे, लेकिन बाहर जो है हमारे सहन का पर्दा वो नेक्स्ट डे डला था, क्योंकि भाई किसी रीज़न की वजह से मसरूफ़ हो गया था। तो कहता मैं अभी नहीं डाल सकता। तो वो कहता, हमने कहा भाई अगले दिन तुमने लाजमी डालना है, तुमसे ही काम करवाना है, जो मर्ज़ी हो जाओ। तो कहते चले फिर आपको एक दिन का वेट तो करना पड़ेगा। तो खैर जी, भाई से भी साथ साथ काम लेना बहुत ज़रूरी है, उनको अपने साथ शामिल किया करे, चाहे छोटा भाई है बहन है, चाहे तरी लगा के किया करे, चाहे गुस्सा करके किया करे, लेकिन चाहे कहते ना गिलास उठा के ज़रा उधर रख दो, ज़रा पानी पिला दो, या ये गिलास उठा के किचन में रख दो, या उसको पानी पिला दो, लाजमी किया करे, ताकि उनको पता हो किसी के एहसास का, किसी की ज़िम्मेदारी का, या उनके अंदर थोड़ी चीज़ हो कि किसी को पानी भी पिला हम सकते हैं। ये नहीं कि भाई ये काम तो है तो सिर्फ लेडीज़ के ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है।
माशाल्लाह 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 से अगर हम भाइयों को कहते हैं ना, वह तो वैसे फ़नी बात, लेकिन रियलिटी बेस है, ऐसी होनी भी चाहिए कि हम भाइयों को है ना कि आज तुम ज़रा झाड़ू तो लगा दो, और ज़रा हम रिक्वेस्ट करके करें, ज़बरदस्ती नहीं, रिक्वेस्ट करके कि यार प्लीज़ ज़रा झाड़ू लगा दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कर दो ना प्लीज़, कर दो ना, तो वो कर देगा। ये नहीं कि नहीं कहेगा मैंने नहीं करना, हाँ थोड़ा अनबन करेगा, नखरे करेगा, लेकिन कर देगा। और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हमारे भाई इस किस्म के वो हमारी हेल्प करवाते हैं, और ऐसा होना चाहिए। ये ले जी, इन बातों के दौरान ही हम इतना आगे आ गए हैं कि हमारी नीट एंड क्लीन की सारी वीडियो ख़त्म हो गई है, काम भी ख़त्म हो गया, आपके साथ सब कुछ शेयर भी कर लिए। अब आ गए हैं यहाँ पर रेसिपी की तरफ, जो कि सबको आती है, लेकिन सर्दियों की दिल बहार रेसिपी है। वैसे तो सर्दियाँ भी एंड भी हो गई, लेकिन सर्दियों की सौगात अभी भी मार्केट में वैसे की वैसी पड़ी है। तो बड़ा दिल कर रहा था कि भाई गजरेला खाने का। अब वही रमज़ान की वजह से पकोड़े कर लो, ये कर लो, इफ्तारी बना लो, तो कुछ दूसरा सीन बन ही नहीं रहा था। तो बड़ा दिल कर रहा था, पापा भी कह रहे थे कि बेटा गजरेला बनाओ, कुछ थोड़ा सा ना लाइट सा मीठा होना चाहिए। तो मैंने कहा चले जी गजरेला ही बनाते हैं। और सर्दी की लास्ट गाजरें भी अभी आ ही रही हैं, कोई यूज़लेस गाजरें नहीं आ रही, जो होती ना फीकी फीकी सी, उस तरीके से नहीं आ रही। तो क्यों ना, ये कहते हैं ना, जाते ही बाहर का मेवा खा लिया जाए, तो बस आज उसी को फ़ायदा उठाएंगे और साथ आपके साथ भी शेयर करेंगे। इसकी क्वांटिटी कुछ ऐसे है कि जो गाजरें हैं ना 1/2 kg हैं, और जो जी है दूध है वो 3 लीटर है, और जो इलायची है वो 4 से 5 है। इसको तोड़ेंगे और डाल देंगे छिलकों समेत, बीज समेत। और अगर आप ये रेसिपी फॉलोअप करके साथ मेरे बनाते ना, मैं कहते हैं आप भी फ़ैन हो जाएंगे। और जो था ना चावल, वो सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप जितने थे, और इसको 1-2 घंटे पहले भिगो लिया था। और इसको क्या करेंगे, इसे कोई नहीं बॉईल करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल पानी में ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे ये जो दूध है इसी में ब्लेंड करेंगे, अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे, लाइक जैसे आटा हो जाता है वैसे ब्लेंड करेंगे। और जैसे हम इलायची डालेंगे उसके बाद फ़ौरन हम वो चावल डाल देंगे, साथ ही गाजरें डाल देंगे। अच्छा जी, चावल साथ इसलिए डालेंगे, एक तो आपका कम टाइम लगेगा गजरेला बनाने में और बेहतरीन बनेगा, और गाजरें भी फ़ौरन साथ डालेंगे और इकट्ठा बॉईल आएगा। लाइक जैसे दूध उबलेगा तो उसका मतलब उसमें गाजरों को भी बॉईल आ गया है, चावल को भी बॉईल आ गया। अगर आप ऐसा करते हैं कि नहीं पहले दूध को बॉईल आ जाए फिर गाजरें डालें, तो इस तरीके से हमारे साथ अक्सर ये केस हुआ कि दूध फट जाता है। अब पता नहीं आपके साथ होता ही या नहीं होता। अगर कभी आजमा के चाहे देख लेना, आजमा के आप बिल्कुल ही ना करना, बल्कि इतनी वो होती है लागत लगाई चीज़ ख़राब ज़रूर करनी है। आप ऐसा करें, दूध रखें, इलायची डालें और डायरेक्ट गाजरें डालें और फिर चूल्हा ऑन करें, फिर पकाना स्टार्ट करें। इधर मैंने बादाम भी भिगो दिए ताकि इसका छिलका सॉफ्ट हो जाए। तो इसको जी जैसे बॉईल है कवर करके छोड़ दूँगी कि छिलका अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे एक तरफ हमारा गजरेला बनना भी रेडी हो गया, अच्छी तरह दूध पक रहा है और तेज़ आंच पे इसे काटते जाएंगे। और ये ले जी, एक तरफ गजरेला तो गाढ़ा हो ही रहा है, इस तरफ उसकी चीनी कैरमलाइज़ कर लेते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा इस बार ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट ये किया कि मैंने 1 कप बल्कि 1.5 कप जितनी इस क्वांटिटी में जाएगी चीनी लिया, 2 चम्मच के करीब मैंने लिया पानी, और इसको कैरमलाइज़ करेंगे। कैरमलाइज़ इस हद तक करेंगे जैसे कि लाइट सा अभी चीनी कलर चेंज करने लगी, आपको लगा कि अब कलर चेंज करने लगी, यानी कि पूरी ब्राउन हो जाए, पूरी गोल्डन हो जाए, बिल्कुल भी नहीं, लाइट सा कहते ना ब्राउनिश टेन। ये देखिए जो कलर आपको नज़र आ रहा है, बस जैसे ही इस तरीके से होने लगेगी ना, आपने इसको उठाना, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना, आपने गजरेले में ऐड करके फ़ौरन से चम्मच हिलाना शुरू कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी गजरेला इतना बेहतरीन बनेगा कि आपको लगेगा जैसे बाज़ार का खा रहे हैं। और खोया गजरेला, आप यकीन जाने ज़रूर ट्राई करें खोया गजरेला। मैं आपको सिग्नेचर खोया गजरेले की आज मैं कह रही रेसिपी दे रही। उसकी बात ये है कि दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ ये होगी, एक होता है ना कि जैसे दूध को पका के 5 किलो दूध है तो उसको किलो हो गए या 1.5 किलो हो गए, तो उसका लाल कलर आया, खोए वाला कलर आया, इस तरीके से। तो ये इसका ये होगा, आपकी जितनी क्वांटिटी है ना
उसमें ही आपका कलर रेड हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने 5 किलो दूध था तो आपने 1.5 किलो का गजरेला बनाया, इतना पकाया और देखने वाला भी कहेगा वाह यार कमाल कर दी। लेकिन आप मेरी ये टिप जो है ना ज़रूर ट्राई करना और हैरान कर देना अपने जो गजरेला खाएगा। और हाँ, अगर कोई पूछे ना ये कैसे बनाया तो मेरी वीडियो का ज़रूर बताना। इस तरीके से मेरी वीडियो में एक व्यू तो मज़ीद भर ही जाएगा। ये ले जी, फिर हमने गजरेले को मारी मदानी इसलिए कि मामा को मोटा मोटा जो बीच में गाजर आती बिल्कुल भी पसंद नहीं। मामा कहती ज़रा सी ना मलैशी फॉर्म में होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होता नहीं, जैसे मोटी मोटी नहीं आनी चाहिए दांतों के नीचे भी कि इसको कद्दूकश किया हुआ फिर भी उनको पसंद नहीं। कहती नहीं, थोड़ी सी मलैशी फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपनी पसंद की खातिर मलैशी से किया, मदानी मार के। आप चाहे तो ना भी मारे तो भी मंजूर है, आप पे डिपेंड है आप किस तरीके का पसंद करते हैं। खैर जी, इसको करेंगे डिश आउट और जी ये तो है रेडी टू सर्व, रेडी टू ईट। ठंडा करें, एंजॉय करें गर्मियों के आगाज़ में ही गजरेला। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई। रोज़े के हाल में वॉइस ओवर करती हूँ, मेरा गला भी ड्राई हो गया, खांसी आना शुरू हो गई है। तो जी इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना भाई, आपके लिए वीडियो डालती हूँ, थोड़ा मेरा फ़ायदा थोड़ा आपका फ़ायदा, आपका टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है, मेरा कुछ और सिस्टम हो जाता है। खैर अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।